हेलो एवरीवन। वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। इस क्लास में हम लोग बीपीएससी ऑडिटर मेंस के इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर के टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 3 पे डिस्कस करेंगे, जिसमें सभी क्वेश्चन जो थे कंपलसरी थे और इसमें क्वेश्चन की जो टोटल संख्या थी वो 4 थी, जिसमें 2 क्वेश्चन जो थे वो माइक्रो सेक्शन से रिलेटेड थे और जो 2 क्वेश्चन थे वो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड थे। फर्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं जो कि माइक्रो सेक्शन से रिलेटेड था कि सम सीमांत उपयोगिता नियम की आलोचनात्मक परीक्षण करें तथा व्यवहारिक जीवन में इसके महत्व की पुष्टि करें। सम सीमांत उपयोगिता नियम को इंग्लिश में हम लोग लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इसका क्रिटिकली इवेल्युएशन करना था तथा इसके इम्पॉर्टेंस को बताना था। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते थे, तो फर्स्ट पार्ट में सम सीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या कर देते, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आप इसकी आलोचना कर देते और क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में आप इसके महत्व पर डिस्कस कर देते और उसके बाद क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में आप इसको निष्कर्ष लिख देते, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम डिस्कस करते हैं कि तटस्थता वक्र विश्लेषण के अर्थ एवं मान्यताओं की विवेचना कीजिए। तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता का संतुलन समझाना था। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते थे? फर्स्ट में आपको तटस्थता वक्र, जिसे हम हिंदी में और एक नाम से जानते हैं उदासीनता वक्र, उसके मीनिंग को हम बता देते हैं। फर्स्ट में इसके अर्थ को बता देते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट में उदासीनता वक्र की मान्यता को पर डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में और उपभोक्ता का संतुलन से संबंधित जो ग्राफ था, 2 ग्राफ है और 2 कंडीशन है, उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देते थर्ड नंबर पे। और फोर्थ नंबर पे जो है आप एक ओवरऑल कंक्लूजन लिख देते, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं कि निजीकरण से आप क्या समझते हैं? वर्तमान में सरकार की निजीकरण नीति की आलोचनात्मक व्याख्या करें। नीति इस तरीके से लिखाएगा, गलत टाइपिंग हो गया है। और यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सरकार है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं, पब्लिक सेक्टर के जो इंटरप्राइजेज हैं, उसको सरकार जो है निजीकरण के हाथों में सौंप रही है। ठीक है, तो आखिर इसके पीछे जो है सरकार की जो मानसिकता है, जो मंशा है, वो क्या है? ठीक है, और ख़ास करके जो वर्तमान में जो मोदी जी की जो सरकार है, ठीक है, उसमें ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन पे सरकार ध्यान ज़्यादा दे रही है, तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो जब भी क्वेश्चन में आप लोगों से आलोचना पूछा जाए, तो आलोचना वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि आप इसके महत्व को बता दीजिए। आलोचना जब भी करते हैं तो आप इसके महत्व को बता दीजिए, इम्पोर्टेंस को बता दीजिए, चाहे आप इसके गुण को बता दीजिए, एक ही चीज हुआ। सेकंड पार्ट में आप क्या करेंगे इसमें कि इसके अवगुण को बताएंगे। अवगुण को बताएंगे कि निजीकरण से क्या क्या लॉस हो सकती है। साथ ही साथ इसमें आप चुनौतियों को भी इंक्लूड कर देंगे, चैलेंजिंग को भी इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, ओवरऑल जब आप किसी भी चीज़ के महत्व को बता देते हैं, उसके गुण को बता देते हैं, उसके अवगुण को बता देते हैं और चुनौतियां को बता देते हैं, उसके बाद ओवरऑल अभी करंट टाइम में, वर्तमान समय में निजीकरण की क्या स्थिति है, उस पर डिस्कस करना था। तो एक ओवरऑल आप कंक्लूजन यहाँ पे लिख देते कि निजीकरण से क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है और वर्तमान अर्थव्यवस्था में निजीकरण की ये स्थिति है। उसमें महारत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी वगैरह का भी डिस्कस किया जा सकता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद जो है आप एक कंक्लूजन जैसा सभी क्वेश्चन में लिखते हैं, आप कंक्लूजन लिख सकते थे। तो इस क्वेश्चन के कितने पार्ट हो गए? फर्स्ट में तो निजीकरण को समझा देना था, उसके बाद आप महत्व पर डिस्कस कर देते कि निजीकरण का क्या इंपॉर्टेंस है भारतीय अर्थव्यवस्था में, या इसके क्या क्या गुण हैं, इसके आने से क्या क्या अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होगा। उसके बाद इसके समक्ष क्या क्या अवगुण हैं, यानी निजीकरण करने से अर्थव्यवस्था में क्या क्या
चैलेंजिंग उत्पन्न हो सकता है, रोजगार से संबंधित चैलेंजिंग हो सकता है, वेलफेयर से रिलेटेड चैलेंजिंग हो सकता है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां वेलफेयर पे ध्यान नहीं देती है, उनको सोशल वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं होता है। उनका नेट जो मकसद होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। तो इन सारी चीज़ों को देख लेते और उसके बाद जो है एक ओवरऑल कंक्लूजन लिख देते, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता। क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण से आप क्या समझते हैं। भारत में खाद्य प्रसंस्करण की स्थिति की आलोचनात्मक व्याख्या करें। इस क्वेश्चन में खाद्य प्रसंस्करण का मतलब को समझा देना था और इस खाद्य प्रसंस्करण का क्या इम्पोर्टेंस है, महत्व पर डिस्कस कर देते। उसके बाद जो है इसके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं उस चीज़ को आप बता देते हैं यहाँ पर। चुनौतियों को बताने के बाद जो है फोर्थ नंबर में खाद्य प्रसंस्करण की वर्तमान स्थिति क्या है हमारे देश में, फूड प्रोसेसिंग का करंट सिचुएशन क्या है। और इसके बाद जो है बहुत कम 2-4 पॉइंट को ही इंडिकेट कर देते कि वर्तमान में जो है सरकार जो है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार, बिहार गवर्नमेंट की सरकार जो है फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कर रही है, इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप उठा रही है, उस चीज़ पे डिस्कस कर देना था। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता। निष्कर्षता अगर मैं बोलूँ तो जब भी आपसे आलोचना वाला क्वेश्चन आए तो तब तब आपको इम्पोर्टेंस भी बताना है, चुनौतियाँ भी बताना है और उसका करंट सिचुएशन क्या है। जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी क्या वर्तमान समय में स्थिति है उसको थर्ड स्टेप में बता देते और ओवरऑल जो है सरकार क्या कर रही है और एक कंक्लूजन लिख देते, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जो है कॉपी जो है ये गौतम की कॉपी है, यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इनकी कॉपी को मैं चेक कर लिया हूँ और जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी कॉपी मेरे पास आए थे सारे कॉपी को मैं पहले पढ़ दिया हूँ। ठीक है, और मैं देख लिया हूँ और मैं फास्टली जो है अभी मैं आपकी कमियां को बताते केवल चलूँगा कि कहाँ पे आप लोगों ने गलती किया है। इधर आपका सारा कुछ सही है, आपने मान्यता पर भी डिस्कस कर दिया है और उसके बाद जो है फर्स्ट में आपने सम सीमांत उपयोगिता के नियम की व्याख्या कर दिया है और उसके बाद जो है मान्यता पे डिस्कस कर दिए हैं। इधर आपका सब कुछ सही है, ये आपका चार्ट सही है, ग्राफ को भी आपने सही ड्रॉ किया है। इस क्वेश्चन में आपका कोई कमी नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपका कोई भी कमी नहीं है। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपका कोई कमी नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कहूँगा मैं कि ये ग्राफ आपका सही है, लेकिन जब कभी भी पूछे ना कि सम सीमांत उपयोगिता नियम की आधुनिक व्याख्या करें, तो मैं एक और आप लोगों को मैं नोट्स दिया था जिसे हम अनुपातिकता का नियम कहते हैं। आप उस ग्राफ का भी आप यूज कर सकते हैं, उस चार्ट का भी यूज कर सकते हैं और ये जो आपने चार्ट और ग्राफ का यूज किया है ये भी सही है। तो मैं केवल एक कमेंट यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ कि इसके जगह पे जो है आप अनुपातिकता का नियम वाला जो मैं नोट्स दिया हूँ उस नोट्स का भी आप यूज कर सकते थे। अनुपातिकता के नियम को हम लोग क्या कहते हैं, समसीमांत उपयोगिता नियम की आधुनिक व्याख्या, यानी वो मॉडर्न एनालिसिस है और आपने क्या लिखा है ये पुराना वाला एनालिसिस है। ठीक है, तो दोनों आंसर सही होगा, ये भी आंसर आपका सही होगा। लेकिन अगर आप सेकंड वाला जो मैंने नोट्स दिया था अनुपातिकता वाला उसको अगर आप ड्रॉ करते तो वो भी सही होता। बाकी ओवरऑल आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है और आपने इसके लोकविद निष्कर्ष सब कुछ बता दिया है। सेकंड क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में आपका कमी है और ये कमी ये है कि आपने सब कुछ सही लिखा है, यहाँ पर अर्थ को मान्यता को आपने लिखा है, जहाँ तक मुझे याद है मैं कॉपी चेक किया था पहले। तो अच्छा ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। मैं बता रहा हूँ कहाँ पे सुधार करना है।
ये आपका क्वेश्चन आधा के बाद बिल्कुल गलत हो जाता है। इसमें आपको क्या करना था कि उदासीनता वक्र का मतलब को समझा देना था, तो आपने तो ये मतलब को समझा दिया, यहाँ तक तो आपका आंसर सही है। और ऊपर में भी आपने सही चीज़ को लिख दिया है, तो ये भी आपका सही है। यानी ये वाला ग्राफ और नीचे वाला ग्राफ, ठीक है, ये आपका यहाँ तक सही है। गलती आप यहाँ से करना शुरू कर दिए हैं। उदासीनता वक्र की विशेषता आपसे नहीं पूछा गया था, तो इसके बाद आप जितना भी आंसर लिखे हैं सब कुछ गलत हो जाएगा। इसमें क्या करना था, उदासीनता वक्र के माध्यम से उपभोक्ता का संतुलन निकालना था। आपको याद होगा कि मैं उदासीनता वक्र की सहायता से कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम निकालने का मैं तरीका आप लोगों को बताया था कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई इज इक्वल टू पी एक्स बटा पी वाई। इस तरीके से मैं कुछ बताया था, और उसमें मैं ये भी बताया था कि कोई भी उपभोक्ता संतुलन में तभी होगा जब फर्स्ट में जो है उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे, ठीक है। और दूसरा जो है कि उदासीनता वक्र जो है संतुलन के बिंदु पर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए। तो आप रिकॉल कीजिएगा कि उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता का संतुलन निकालने का मैंने दो तरीका बताया था। इस दोनों तरीकों को आपको लिखना था और एक इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करना था। इस तरीके से एक ग्राफ ड्रॉ करना था आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हाफ के बाद ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है। आप इसके बाद जितना भी लिखे हैं सब कुछ गलत है, ठीक है। ये आपका गलत हो गया, यहाँ पर सुधार लीजिएगा आप, ठीक है। आपने सब कुछ विशेषता लिख दिया है, क्वेश्चन को समझे नहीं है। बाकी निजीकरण वाला जो है आंसर है आपका सही है। निजीकरण का लाभ को भी आपने बताया है, ठीक है। फिर निजीकरण के दोष को भी आपने बताया है, और फिर जो है निष्कर्ष भी लिखा है। इधर आपका सही है, फूड प्रोसेसिंग वाला भी आंसर आपका सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्या करना है, फूड प्रोसेसिंग वाला में आप क्या कर लेंगे, फूड प्रोसेसिंग का मतलब को तो आपने समझाया यहाँ पर, यहाँ तक सही है, ठीक है। उसके बाद क्या करना था आपको, भारत में फूड प्रोसेसिंग की स्थिति को अभी नहीं बताना है, पहले आपको बताना है कि फूड फूड प्रोसेसिंग का क्या उद्देश्य होना चाहिए। आप लोगों को याद होगा मैं उद्देश्य भी बताया था कि फूड प्रोसेसिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। तो उद्देश्य बोलिए चाहे महत्व बोलिए, बात एक ही हुआ लगभग। तो आपको महत्व बता देना था, और उसके बाद महत्व बताने के बाद फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, ठीक है, और उस चीज़ को बताना था। उसके बाद आपको ये वाला चीज़ लिखना था कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वर्तमान स्थिति ये है, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहा था तो उस समय भी मैं यही चीज़ बोला था कि जब भी आलोचना वाली जब भी चीज़ आए तो फर्स्ट में आपके गुण को बता देना है या महत्व को बताना है, दूसरा में आप अवगुण को बता देना है, डिमेरिट को बता देना है, या इसके समक्ष चुनौतियां जो है उसको बता देना है। और इन सारे चीज़ों को इंक्लूड करते हुए लास्ट में क्या बताना है, वर्तमान स्थिति को बता देना था, करंट सिचुएशन को। तो ये जो आपने करंट सिचुएशन लिखा कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वर्तमान स्थिति ये है, ये थर्ड पॉइंट में आप लिखते तो और ज़्यादा बेहतर होता। बाकी ओवरऑल सब कुछ ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि बिहार में खाद्य प्रसंस्करण की स्थिति और क्या है, और इसमें जो है भारत सरकार जो है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कर रही है, तो इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, बहुत संक्षिप्त में एक्सप्लेन करते हुए निकल जाना है। ओवरऑल ये आपका आंसर सही है, ठीक है। तो आपकी चारों कॉपी को मैं चेक कर दिया, और कंक्लूज़न क्या मैं दे रहा हूँ, कंक्लूज़न यही है कि जो आपने सेकंड क्वेश्चन को बहुत मिस्टेक किया है कि उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता का जब संतुलन होगा तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई इजगल टू माइनस पी एक्स बटा पी वाई वाला जो ग्राफ था, या प्लस पी एक्स बटा पी वाई वाला भी लिखता है, आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देते
तो आपका वो क्वेश्चन सही हो जाता। बाकी आपका तीनों क्वेश्चन सही है। ये रामानुज जी की कॉपी है, टेस्ट नंबर 3, और इनकी कॉपी सही है। समसीमांत नियम की व्याख्या किए हैं। देखिए इन्होंने इस क्वेश्चन को सही पकड़ा है, ठीक है। इनका ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। और इन्होंने जो है ग्राफ को भी इन्होंने सही ड्रॉ किया है, ठीक है। व्यवहारिक जीवन में इस नियम का महत्व क्या है? तो उपभोग में है, उत्पादन में है, लोकवित्त में है, ये सब कुछ सही है। समग्रता कहा जा सकता है। ये आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल 100% क्वेश्चन जो है आपने सही लिखा है। उसके बाद जो है उदासीनता या तटस्थता वक्र वाला भी आपने सही लिखा है, मैंने चेक किया है, ठीक है। और उसके बाद आपने मान्यता लिख दिया, ओके। फिर उसके बाद चार्ट बनाया है। फिर मान्यता को आपने डबल क्यों लिखा? मान्यता को तो आपने, उदासीनता वक्र की मान्यता को आपने डबल लिख दिया। एक तो आपने यहाँ लिखा है और दूसरा जो है मान्यता को फिर आपने लिखा है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन आपने किया है। बाकी जो है उदासीनता वक्र कीमत रेखा अथवा बजट लाइन को स्पर्श करे, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है आपने एक्सप्लेन किया है, तो ये सही है। इधर आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो सेकंड वाला भी आपका जो है आंसर सही है। केवल मान्यता को आपने 2 बार लिख दिया है, ओवरऑल सही है। पब्लिक सेक्टर वाला में आपने बताया है कि निजीकरण का मतलब क्या होता है। तो किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र को पूरी तरह से निजी में बदलने की प्रक्रिया निजीकरण कहलाती है। और 51% से ज़्यादा अगर हिस्सेदारी बेच दी जाती है, 51% से ज़्यादा, तो ये निजीकरण कहलाती है। इसके प्रॉफिट क्या क्या हो सकते हैं? तो प्रॉफिट में CSR पे 2% खर्च करने की बाध्यता होनी चाहिए, निधियाँ होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगा। यानी निजीकरण के इतने सारे फायदे होंगे, ठीक है, कि CSR पे जब 2% कंपनी जब खर्च करेगी, है ना, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, तो इससे क्या होगा? सोशल वेलफेयर होगा, सामाजिक कल्याण होगा, ठीक है। और प्रतिस्पर्धा अधिक होने से, चूंकि बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां आएगी तो कंपटीशन होगा। तो कंपटीशन होगा तो गुणवत्ता में कंपनियां क्या करेगी? सुधार करेगी कि मेरा माल बिके। प्रबंधन अच्छा होगा, आर्थिक विधियों में वृद्धि होगा। तो ये आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद इधर सब कुछ सही है आपका। निजीकरण के समक्ष चुनौतियां क्या क्या है उसको लिख दिया है आपने। लेकिन वही जो है थोड़ा सा सीक्वेंस सुधार लीजिएगा। जिस सीक्वेंस की मैं 2-3 बार मैं डिस्कस कर दिया हूँ क्वेश्चन के एनालिसिस करने में भी, कि किसी भी अगर क्वेश्चन में अगर आलोचनात्मक परीक्षण करने के लिए बोला जाए या आलोचनात्मक वर्णन करे या विवरण दे, क्रिटिकली इवेल्युएशन वाला जो क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका क्या है, उसी फॉर्मेट में आप लिखिएगा। मैं जब फर्स्ट कॉपी में जब चेक कर रहा था उस कॉपी में भी बता दिया था, तो फर्स्ट वाले कॉपी को भी आप देख लीजिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था आलोचनात्मक परीक्षण वाले क्वेश्चन में। ओवरऑल आपकी कॉपी अच्छी है। चारों क्वेश्चन जो है, चारों क्वेश्चन को आपने सही लिखा है, ठीक है। उसके बाद जो है, अच्छा 3 क्वेश्चन को मैंने चेक किया। फूड प्रोसेसिंग वाला, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग का महत्व क्या है, और भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थिति, ठीक है, बिहार में स्थिति। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका केवल सीक्वेंस सुधार लीजिएगा। क्योंकि मैं आलोचनात्मक परीक्षण जब बोला हूँ तो आपने जो है लिखा है, लेकिन थोड़ा सा सीक्वेंस गलत हुआ है। सीक्वेंस क्या हुआ है गलत, कि आपने चुनौतियों को लास्ट में लिखा है। चुनौती को लास्ट में नहीं लिखना है, ठीक है। हम लास्ट में जो है ना, हम उसकी वर्तमान कंडीशन को लिखते हैं कि इतना उसमें उसकी उतना गुण है या महत्व है, उसमें इतनी चुनौतियां हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वर्तमान कंडीशन ये है। वर्तमान
स्थिति जो है, वर्तमान स्थिति ये है, उसके बाद आप निष्कर्ष लिखेंगे तो आलोचना वाला क्वेश्चन सही होता है। आलोचनात्मक परीक्षण का मतलब ही होता है वही चीज़ कि पॉजिटिव लिखिए, फिर निगेटिव लिखिए, ठीक है, फिर ओवरऑल वर्तमान कंडीशन लिखिए तो सही हो जाएगा। बाकी सब सही है, ठीक है। आपका चारों क्वेश्चन सही है। ये किसकी कॉपी है? रंजीत की कॉपी है, और इनका भी आंसर सही है। देखिए इन्होंने जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बटा पी एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। उसके बाद जो है इधर सब कुछ सही है आपका, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि अगर ये चार्ट बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप केवल इसको इसको लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं। इसको केवल आप वैल्यू दे दीजिएगा कि पी एक्स का वैल्यू 2 रुपया है, चूँकि ये तो चेंज नहीं कर रहा, तो इसको आप चार्ट से बाहर भी अगर आप लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। केवल आप जो है इस टेबल में इसको लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए, इसको और इसको लिख दीजिए साइड में ऊपर में कि पी एक्स का वैल्यू 2 रुपया है और पी वाई का वैल्यू जो है 3 रुपया है। तब आपका चार्ट इतना लंबा नहीं होगा। हालांकि ये चार्ट आपका सही है, ऐसा नहीं, केवल मैं कंफर्टेबल की दृष्टि से मैं बताया हूँ। ओवरऑल सब कुछ सही है आपका, ठीक है। उसके बाद आपने इम्पोर्टेंस ये वो इम्पोर्टेंस और उसमें कमियां सब कुछ बता दिया है। तटस्थता वक्र विश्लेषण वाला आपने क्वेश्चन को भी हैंडल सही किया है। अच्छा, आपने इंडिफरेंस कर्व को इस तरीके से दिखाया है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व को इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन लेकिन होता क्या है, ये भी इंडिफरेंस कर्व सही है, ठीक है। लेकिन सबसे जो जो स्टैंडर्ड इसका जो फॉर्मेट होता है इंडिफरेंस कर्व का, जैसे ये हमारा वाई एक्सिस हुआ और ये हमारा अगर एक्स, तो इंडिफरेंस जो होता है कर्व इस तरीके से होता है। चूँकि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, कॉन्वेक्स टू दी ऑरिजिन होता है, कॉन्वेक्स टू दी ऑरिजिन होता है, ठीक है। तो ये वाला ज़्यादा स्टैंडर्ड माना जाता है। हालांकि इंडिफरेंस कर्व ये भी सही है, ओके। चलिए अच्छा है। और बाकी आपके इधर सब सही है ना। ये वाला आपने सही ड्रॉ किया है। मार्जिनल रेट ऑफ, ओके ओके, ओ ए बटा ओ बी, यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पर क्या होगा, ओ आई बटा ओ एक्स होगा, है ना, यानी पी वाई बटा पी एक्स होगा। सही है, सही है, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपका सही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक नहीं है। कंक्लूजन, क्रमवाचक प्रणाली के आधार पर उपभोक्ता संतुलन की प्राप्ति करते हुए, जो कि वर्तमान समय में करने का मतलब यही है कि इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से जो है क्रमवाचक प्रणाली के आधार पे उपभोक्ता का संतुलन निकाला जाता है। क्रमवाचक के आधार पे, ऑर्डिनल तरीके से, निजीकरण को भी आपने सही बताया है, निजीकरण से। चलिए ठीक है, इधर सब कुछ सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकार की नीति जो है 1991 से पहले की क्या थी, 1991 के बाद क्या थी, तो इस चीज़ को भी, 1991 के पहले जो सरकार थी सार्वजनिक क्षेत्र को ज़्यादा प्रश्रय दे रही थी, और 1991 के बाद जो सरकार जो है प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रश्रय दे रही थी। और उसके बाद जो है निजीकरण का उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक कंपनी से मुक्ति होनी चाहिए और उद्योगों में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। और भी आप लिख सकते हैं कि आर्थिक गतिविधियों में ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, और घाटे की बजट का जो घाटे की जो व्यवस्था होती है सरकार का, तो सरकार का को बजट का घाटा ज़्यादा नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के जो इंटरप्राइजेज हैं, उद्योग हैं, वो घाटे में चलते हैं, जिसके कारण जो है सरकार का बजट का घाटा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से भी यहाँ पे मेंशन कर सकते थे। और उसके बाद जब कंपटीशन बढ़ेगा, उद्योगों में जब प्रतिस्पर्धा आएगी, तो वस्तुओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा, ठीक है। तो ओवरऑल सब कुछ सही है ना। अच्छा, सार्वजनिक घाटे कंपनी से मुक्ति, तो आपने तो लिखा ही है, ठीक है, आपने लिखा है, मेरा ध्यान नहीं गया था,
ठीक है, बाकी सब कुछ सही है इधर। ओके, इधर सब कुछ सही है। उसके बाद क्या है, खाद्य प्रसंस्करण को आपने डिफाइन किया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का अर्थ सही है। दूध, दूध से क्या बना दिया, पनीर घी बना दिया, गन्ना से गुड़ चीनी बना दिए। ठीक है, 10% खाद्य प्रसंस्करण। तो ठीक है, देखिए कंटेंट सही है, लेकिन मैंने जो फॉर्मेट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, जैसे कि आप लोग क्या कीजिएगा कि मैं जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर जो मैं डिस्कस करता हूँ उस डिस्कशन को भी समझना है, और जो किसी की भी कॉपी में जो मैं कमी बताता हूँ ना, वो सबको ही अपना अपना कमी को वहाँ से कंपैरिजन कर लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे फूड प्रोसेसिंग का जो कंटेंट है आपका वो सही है, लेकिन मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपसे यही कहना है कि इस क्वेश्चन फूड प्रोसेसिंग वाला क्वेश्चन आपका सही है, लेकिन थोड़ा सा हैंडल क्वेश्चन को करने का तरीका और अच्छा से होना चाहिए। आलोचनात्मक जब भी क्वेश्चन पूछे तो हम कैसे हैंडल करते हैं, इसको मैंने फर्स्ट कॉपी जब मैं चेक कर रहा था उस समय भी मैं डिस्कस किया हूँ, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन पेपर जब हम डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन पेपर जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी डिस्कस किए हैं। तो वहाँ से आप समझ लीजिएगा कि आलोचनात्मक परीक्षण वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओवरऑल जो है आपकी कॉपी सही है। ठीक है, उसके बाद आलोचना थी, ये विकास कुमार की कॉपी है, इनकी भी कॉपी अच्छी है। ठीक है, इन्होंने सही लिखा है, ग्राफ आपका सही है। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपका सही है। ठीक है, उसका सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अर्थ है मान्यता है, तो आपने जो है मान्यता पर भी लिख दिया है, आपने अर्थ भी बता दिया। ठीक है, यहाँ पर आपका अर्थ है, और सेकंड में आपने क्या लिखा है, मान्यताओं पर आधारित है। निम्न मान्यता है, 5-6 मान्यताएं हैं कि जैसे उपभोक्ता के पास जो है व्यय करने के लिए पास निश्चित आय होनी चाहिए, उपभोक्ता 2 वस्तु पर ही पैसा खर्च करना चाहिए, ऐसा नहीं कि 3-4 वस्तु पर करे, और वस्तु पीएक्स तथा पीवाई जो है वस्तु का प्राइस जो है कांस्टेंट रहे। तो इधर सब कुछ सही है, और ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। चलिए, इधर तो आपका सब कुछ सही है, और निजीकरण को भी आपने सही डिफाइन किया है, और दूसरे का भी, जैसे कि एक चीज़ है, आप लोग कंटेंट तो सही लिख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे निजीकरण के बारे में आपने लिखा है, तो निजीकरण तो सही लिखा है, लेकिन थोड़ा सा सीक्वेंस ध्यान में रखना है, इसको कैसे लिखना है। तो मैं जो दूसरे की कॉपी में जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ उसके भी कॉपी को आप लोग समझा कीजिए, ऐसा नहीं कि हम अपनी कॉपी का केवल इवैल्यूएशन दे करके हट जाएंगे, तो आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि एक ही बात तो रिपीट नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन पे मैं डिस्कस कर दिया हूँ, आप सुन लेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड कॉपी में डिस्कशन मेरा कर दिया हूँ, उसको देख लीजिएगा। फूड प्रोसेसिंग सही है, फूड प्रोसेसिंग की आवश्यकता क्यों है, उसके बाद जो है, उसके बाद उपरोक्त उठाए गए कदमों के कारण वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण की स्थिति ये है। उसके बाद बेहतर, निम्न बिंदुओं से बेहतर समझा जा सकता है, फूड प्रोसेसिंग के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो इसको थोड़ा सा जिस फॉर्मेट में मैं लिखने के लिए बोला हूँ उस फॉर्मेट में लिखिएगा। बहुत बार मैं रिपीट कर दिया हूँ कॉपी चेक करने के दौरान। पहले फूड प्रोसेसिंग के मीनिंग को समझा दीजिएगा, इसके उद्देश्य को समझा दीजिएगा। ठीक है, उद्देश्य चाहे महत्व को समझा दीजिएगा। दूसरा, इसके अवगुण को समझा दीजिएगा। अवगुण का मतलब क्या हो गया, इसके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। ठीक है, और थर्ड नंबर पे जो है फूड प्रोसेसिंग की वर्तमान स्थिति क्या है, करंट सिचुएशन क्या है। तो ओवरऑल कंडीशन सही हो जाएगा, फिर आप उसके बाद कंक्लूजन लिख दीजिएगा, ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो है ये किसकी कॉपी है, रानी कुमारी की कॉपी है, इनकी भी कॉपी सही है। ठीक है, इनकी भी कॉपी सही है। ठीक है, और
कितने पेज पे भी ध्यान देना है कि कितने। आपका क्वेश्चन जो है यहाँ से शुरू होता है निजीकरण से। आप क्या समझते हैं? तो निजीकरण का डिफिनीशन में जो है 51% से ज़्यादा की हिस्सेदारी जो है किसी निजी कंपनी को बेच दी जाती है। निजीकरण का आलोचनात्मक व्यवस्था इस प्रकार करना है कि थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। सीधे जो है ऐसे नहीं आना है। निजीकरण देखिए, यहाँ पे निजीकरण का मतलब को तो आपने समझाया है कि 51% से ज़्यादा की हिस्सेदारी होनी चाहिए। फिर निजीकरण की आलोचनात्मक व्याख्या इस प्रकार है कि तुरंत आप आलोचना नहीं करना है। इस पैराग्राफ को आप हटाइए, अभी नहीं करना है आलोचना। पहले अब क्या करना है कि निजीकरण का लाभ क्या होगा। लाभ, या जिसको हम महत्व कह सकते हैं या जिसको हम गुण कह सकते हैं, इस चीज़ को लिखना है। उसके बाद जो है इसकी चुनौतियां को लिखना है, और चुनौतियों के बाद जो है वर्तमान स्थिति क्या है प्राइवेट सेक्टर का, कितना रोजगार मुहैया करवा रहा है, ठीक है। महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है, मिनी रत्न की कंपनी की संख्या कितनी है, वो सब सारी चीज़ों को लिखते हुए एक ओवरऑल कंक्लूजन लिख देना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको सुधार करना है। और आप दूसरे की भी कॉपी जब मैं चेक कर रहा हूँ, चेक करने के दौरान जो है मैं जो भी मैं डिस्कस किया हूँ उस डिस्कशन को भी आप समझ लीजिएगा। और आपका जो है निजीकरण, मुझे लगता है कि आपने इसका पीडीएफ सही नहीं बनाया है, इसलिए ऐसा हो गया। खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण के समक्ष में चुनौती। खाद्य प्रसंस्करण के समक्ष तुरंत चुनौती पे नहीं आ जाना है, ठीक है। पहले तो आप इसकी इम्पोर्टेंस को बताइए ना, कि फूड प्रोसेसिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है फूड प्रोसेसिंग का। उसके बाद आप चुनौती बताइए, उसके बाद फूड प्रोसेसिंग का वर्तमान स्थिति क्या है उस चीज़ को बताइए, तब होगा सही। तो इसको सुधार कर लीजिएगा रानी कुमारी, इसको आप सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। अब बाकी जो है आपने जो है माइक्रो सेक्शन वाला ये वाला सही आप किए हैं, इसका आंसर इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। ये भी ग्राफ सही है, ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद जो है सब कुछ सही है। तो आपकी कॉपी में क्या कमी है, आप फर्स्ट और सेकंड वाले कॉपी को देख लीजिएगा। और क्वेश्चन जिस समय मैं डिस्कस कर रहा था उस समय भी मैं बता दिया हूँ कि आलोचनात्मक वाला क्वेश्चन में कैसे हैंडल करना है। और आप में कमी क्या हुआ कि आलोचनात्मक वाला क्वेश्चन में आप डिफिनीशन दे दिए हैं, और डिफिनीशन देने के बाद तुरंत आलोचना पे आ गए हैं। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नंबर कट जाएगा, ठीक है। आलोचना में तुरंत डिफिनीशन देने के बाद आलोचना नहीं करना है, ठीक है। फिर अनय गुप्ता का कॉपी है, इनका भी कॉपी सब सही है, मैं चेक कर लिया हूँ। मान्यता, मान्यता में कि उपभोक्ता विवेकशील होना चाहिए, पूर्ण संतुष्टि होनी चाहिए, पूर्ण संतुष्टि नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर आपकी कॉपी में है, इस तरीके से बीपीएससी में ये वाला जो सिंबल है, ये सिंबल मत दीजिएगा, आपके मार्क्स काट लेगा लोग। इतने लोग यहाँ पर स्ट्रिक्टली कॉपी चेक करते हैं, उनको लगता है कि किसी भी तरीके से एग्जामिनर को इंडिकेट कर रहा है कैंडिडेट, ये जो है कुछ पैरवी वाला कॉपी है। तो ई वाला इंडिकेशन को नहीं देना है, सिंपल सा एरो बना करके काम चलाना है, जो जनरली सबको ही देते हैं, ठीक है। ये वाला नहीं चलेगा काम, ठीक है। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ को मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, इस चीज़ को एकदम नहीं बनाना है। एकदम सिंपल एरो साइन दीजिए आप, नंबर कट जाएगा। ये वाला बीपीएससी बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, ठीक है। ओवरऑल सब सही है, ठीक है। ओवरऑल इधर सब कुछ सही है, मैं चेक कर लिया हूँ। ग्राफ भी सही है, लेकिन थोड़ा सा ग्राफ को और अच्छे तरीके से बनाने का कोशिश कीजिए, और इस ग्राफ को भी थोड़ा सा और अच्छा से बनाने के। देख आपकी हाथ थोड़ा सा कप रही है, इस तरीके से आपका लाइन आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा स्मूथली आना चाहिए, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आना चाहिए। चलिए ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे क्यों बढ़ते हैं। ये क्या है, निजीकरण से क्या समझते हैं, निजीकरण का उद्देश्य क्या है। चलिए ठीक है, निजीकरण का महत्व क्या है। उसके बाद निजीकरण के समक्ष आपने चुनौतियां को भी लिखा होगा,
निजीकरण आलोचना निम्नलिखित स्तर पे किया जाता है कि बैंक के निजीकरण के संदर्भ में आलोचना, रेलवे के निजीकरण के संदर्भ में आलोचना और कृषि व्यवस्था के समक्ष में आलोचना। ठीक है, तो सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सीक्वेंस केवल ध्यान में रखिएगा कि हमेशा मैं दूसरे की, जब मैं इसके प्रीवियस वाले जब मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ के चेक करने के दौरान जो मैं जितनी सारी चीज़ों में मैं बताया हूँ उन सारी चीज़ों को आप लोग स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सबके कॉपी में एक ही कमी देखने को मिलता है, तो बार बार मैं रिपीट करूँगा तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी आपका इधर सब कुछ सही है। ओके, उपभोग, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? समसीमांत उपयोगिता नियम का इम्पोर्टेंस होता है उपभोग के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में, वितरण के क्षेत्र में, विनिमय के क्षेत्र में, विनिमय के क्षेत्र में, वितरण के क्षेत्र में। तो ये सब सही है ना। समसीमांत उपयोगिता नियम का यूज कहाँ किया जाता है? तो उपभोग, उत्पादन और वितरण। ये रघुवीर की कॉपी है। इनकी कॉपी में थोड़ा सा मैं पिछले टेस्ट की भी कॉपी का मैं इनका इवेल्युएशन किया था, सेपरेटली किया था। इनके कॉपी में कमी क्या है? ये लिखते तो ठीक है लेकिन इनका आंसर बहुत लंबा लंबा होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को इन्होंने 4 क्वेश्चन को 42 पेज में लिखा है। ठीक है, मैं काउंटिंग किया था, 42 पेज में इन्होंने लिखा है, जो कि आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम थोड़ी ना होता है। आप 4 क्वेश्चन को 42 पेज में लिखिएगा तो कैसे काम चलेगा? तो इस ये जो है रघुवीर जी की कॉपी है। इनको यही सजेशन दिया जाता है कि आप जो है अपनी क्वेश्चन की लंबाई को कम करें। ऐसा ना हो कि 4 क्वेश्चन को ही आप 42 पेज में लिखें। तो यही लिखने की आदत जो है आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी रहेगा और आपका क्वेश्चन छूट भी सकता है और मार्क्स भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी ओवरऑल आप सब कुछ सही लिखे हैं, क्वेश्चन को समझने की कैपेसिटी आप में आ गई है। ठीक है, ये सब सही है। उसके बाद जो है इधर 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 समसीमांत उपयोगिता रेखा। चलिए, समसीमांत उपयोगिता रेखा को आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। और उपभोक्ता का संतुलन कैसे निकालना है? तो उपभोक्ता का संतुलन के लिए ये, ठीक है, उपभोक्ता के संतुलन में जो फर्स्ट वाला ग्राफ है ना उसको आप ड्रॉ नहीं भी करेंगे तो काम चलेगा, आप केवल इसको ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, आपका आंसर इसलिए लंबा हो गया। आप इसको भी ड्रॉ कर दिए हैं और फिर आप जो है एक और ग्राफ आपने समसीमांत उपयोगिता को ही दिखाया है, इस चीज़ को भी ड्रॉ कर दिए। तो इतना ग्राफ बनाने का फुर्सत नहीं मिलेगा। अगर आप दोनों ग्राफ को अगर ड्रॉ करते हैं तो आपका कंडीशन होना चाहिए कि आप लैंग्वेज कम लिखें, कम लैंग्वेज में एग्जामिनर को समझाने की कोशिश करें, तभी आप दोनों ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। अदरवाइज आप एक ही ग्राफ को ड्रॉ कीजिए। मैं जो आंसर आप लोग को देता हूँ वो लंबा होता है इसलिए कि क्योंकि मैं समझाने के पर्पज़ से देता हूँ। अगर मैं शॉर्ट लिख करके दूंगा तो आप लोग को चीज़ें और ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए इसलिए मेरी तुलना मत कीजिएगा कि आपकी तो आंसर इतनी लंबी होती है तो फिर मैं इतना शॉर्ट कैसे लिखूं। तो ठीक है, नहीं तो आप परेशानी में फंस जाएंगे। ठीक है, समसीमांत उपयोगिता नियम की आलोचना कहाँ कहाँ किया जा रहा है? तो इतने सारे पॉइंट हैं कि उपभोक्ता की अज्ञानता है, वस्तुओं की अविभाज्यता है, वस्तुओं का टिकाऊपन है, रीति रिवाज, उपभोग का निश्चित अनुपात, उपभोग का नियंत्रण, मूल्य में परिवर्तन का प्रभाव, उपयोगिता की माप की कठिनाई। और ये अब देखिए यहाँ पर आपने आलोचना किया है तो ये वाला सही है। ठीक है, अगर आप एक एक दो दो लाइन में एक्सप्लेन भी कर देते तो सही था, नहीं तो ऐसे भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। महत्व तो सबके कॉपी में एक ही है, उपभोग के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में, विनिमय और वितरण के क्षेत्र में। लेकिन आपने क्या किया है, विनिमय को तो एक्सप्लेन नहीं किया, उत्पादन को भी एक्सप्लेन नहीं किया, इस सब को क्या करना है, व्याख्या करना है। ये आपकी कॉपी में छूट गया। ठीक है, फिर निष्कर्ष, ठीक है, तटस्थता वक्र, ठीक है, इधर सारा कुछ सही है। ठीक है, उसके बाद
संतुलन की शर्त, शर्त तो आपने लिखा है संतुलन का, लेकिन लेकिन यहाँ पर आपने इतने लैंग्वेज को लिखा है, आप इतना लैंग्वेज नहीं लिख पाएंगे। जैसे कि संतुलन की शर्त में आप दूसरे स्टूडेंट की जब कॉपी को देखेंगे तो उन्होंने केवल ग्राफ्स मतलब चार्ट के माध्यम से समझा दिया है कि फर्स्ट जो है उपभोक्ता का संतुलन का शर्त ये होना चाहिए कि कीमत रेखा या बजट लाइन लाइन जिसे हम प्राइस लाइन कहते हैं, प्राइस लाइन जो है इंडिफरेंस कर्व को टच करे। और दूसरा इसका कंडीशन होता है कि इंडिफरेंस कर्व जो है मूल बिंदु यानी ओरिजिन के प्रति जो है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन रहे, मूल बिंदु के उनतोदर रहे। तो यही तो दो कंडीशन होता है। आप एक कंडीशन को यहाँ लिखे हैं और फिर उसको बहुत एक्सप्लेन किए हैं, फिर आप बहुत दूर जा कर के दूसरे पॉइंट को आप लिखे होंगे, दूसरे पॉइंट को। तो थोड़ा सा शॉर्ट लिखने का कोशिश। देखिए आपने सेकंड पॉइंट को यहाँ लिखा है, ठीक है, इतना लिखने का टाइम एग्जामिनेशन। निजीकरण से आप क्या समझते हैं? तो जो सबके कॉपी में जो कमी है उस ओवरऑल कंटेंट तो सबका एक ही है ना, कंटेंट तो लगभग एक ही है। निजीकरण में जो मैं फीडबैक दिया हूँ क्वेश्चन एनालिसिस करते समय, और जो मैं फर्स्ट और सेकंड कॉपी जब मैं चेक कर रहा था तो उस समय भी मैं फीडबैक दिया हूँ निजीकरण वाला, तो वहाँ से आप देख करके समझ जाइएगा। ओवरऑल ठीक है, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग वाला निजीकरण के खतरे क्या हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग आते हैं फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग के मतलब को समझा दिया आपने। फिर उसके बाद जो है भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थिति, इसको कहाँ लिखना है? थर्ड पैराग्राफ में लिखना है। पहले फूड प्रोसेसिंग का उद्देश्य बताना है, ठीक है, उद्देश्य बताना है। उसके बाद जो है प्रॉफिट, फूड प्रोसेसिंग का पहले उद्देश्य बता देना है, उसका फिर जो है गुण क्या है या महत्व क्या है, फिर उसके सामने क्या चुनौतियां हैं, उसके बाद हम फूड प्रोसेसिंग का वर्तमान कंडीशन क्या है देश में, इस तरीके से तोड़ करके लिखना है। उसके बाद इधर सब कुछ सही है। ये प्रेमवदा भारती की कॉपी है, और पहले इनकी कॉपी थोड़ा अच्छी ज़्यादा आती थी प्रेमवदा भारती की। पता नहीं इधर कुछ कम मेहनत कर रही हैं ये, ठीक है। और मुझे लगता है कि इन्होंने पूरा क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा है, तो शायद इन्होंने एक ही क्वेश्चन में नाम लिखा है, प्रेमवदा भारती लिखी हैं, और आपको जो है सब क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आपने शायद पिछले बार भी कम क्वेश्चन का आंसर आपने दिया था, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर होता क्या है ना कि क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन का डिमांड के अकॉर्डिंग जो है आंसर को लिखना है। निजीकरण को आपने लिख करके क्यों काट दी हैं? निजीकरण, अच्छा निजीकरण को फिर से आपने यहाँ से लिखा है, ओके। चलिए ठीक है। तो ये प्रेमवदा भारती की मात्र मुझे लगता है दो ही कॉपी आई है। इन्होंने एक प्राइवेटाइजेशन को लिखा है और दूसरा जो है फूड प्रोसेसिंग को लिखा है। और तो फिर आपने जो है दो क्वेश्चन को आप क्यों नहीं लिखे? एक तो आपकी ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को आपने नहीं लिखा, और दूसरा जो है आपने जो है इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे होता है, आप इस चीज़ को भी नहीं लिखी हैं। तो इसको लिखना चाहिए ना, आपने तो दो ही क्वेश्चन का आंसर दिया। तो प्रेमवदा भारती थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ठीक है। पहले आपकी कॉपी अच्छी आती थी, आपने एक दो टेस्ट का कॉपी को मैंने देखा है, इधर आप थोड़ी सी लगता है लेज़ी हो गई हैं। चलिए ठीक है। और उसके बाद है नेक्स्ट स्टूडेंट की कॉपी, सुप्रिया कुमारी की कॉपी है, और इनका कॉपी सही है, ठीक है, इनका कॉपी सही है, मैं चेक पहले भी कर लिया हूँ।
यहाँ पर भी 14 वैल्यू होगा, यहाँ पर भी 14 वैल्यू होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, बिल्कुल सही है। फिर आपका ग्राफ ये सही है। ठीक है, इसी तरीके से एग्जामिनेशन में ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आलोचना को आपने दिखा दिया है कि समसीमांत उपयोगिता नियम की आलोचना कैसे किया जाए, इधर सब सही है। और समसीमांत उपयोगिता नियम का क्या इम्पोर्टेंस है, तो इम्पोर्टेंस भी आपने दिखाया है कि उपभोग के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में, विनिमय, वितरण और राजस्व के क्षेत्र में, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। फिर उसके बाद आपका एक्सप्लेनेशन है। इधर इधर आपका कॉपी सही है, पिछले बार की तुलना में आपकी कॉपी है। अच्छा, ये जो है सुप्रिया जो है, इनकी एक ही कॉपी यहाँ पर है और इनकी शायद अगली कॉपी शायद कुछ समय के बाद मिलेगा, क्योंकि पीडीएफ ऐसा ही आया है इनका। आपकी दूसरे क्वेश्चन का आंसर शायद बाद में मिले। ठीक है, उसके बाद जो है सुजय कुमार की कॉपी आती है। सुजय कुमार, सुप्रिया की कॉपी अभी और आगे भी मिलेगा। ठीक है, आप उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सुजय कुमार की ऐसा इसलिए मिस्टेक हुआ है सुप्रिया की आपकी कॉपी, क्योंकि आपने जो पीडीएफ बना करके सुप्रिया दी हैं वो चारों क्वेश्चन का सेपरेट सेपरेट करके दी हैं, इसलिए आपका चारों क्वेश्चन का आंसर एक जगह नहीं है। ठीक है, वो मिस्टेक से चारों अलग अलग हो गया होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। ये सुजय कुमार की कॉपी है। ठीक है, थोड़ा सा सुजय कुमार, आप थोड़ा सा अपनी राइटिंग को सुधारिए। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग और अच्छे से लिखने का कोशिश कीजिए। इंडिफरेंस कर्व को अच्छा से बनाइए, ये गलत है इंडिफरेंस कर्व, इस तरीके से नहीं ड्रॉ होगा। मैं जिस तरीके से मैं दे दिया हूँ आप लोगों को नोट्स में, इस तरीके से यहाँ पर जो होता है ये वाला सही है, थोड़ा सा ये वाला ऐसे हो गया, ये वाला ऐसे हो गया है, तो इस तरीके से नहीं, थोड़ा सा इस तरीके से बनाइए। ठीक है, इस तरीके, ताकि यहाँ से मैच करे ये वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। और कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन का मतलब होता है कि इसका वाला ये गड्ढा वाला पार्ट है ना, इसके बिल्कुल बीचों बीच आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, इस तरीके से आना चाहिए। ठीक है, चलिए। और ये निजीकरण को इन्होंने लिखा है, जो सबकी कॉपी में कमी है सुजय कुमार जी, वो आपके भी कॉपी में कमी है। आप दूसरे की भी कॉपी से आप कंपैरिजन कर लीजिएगा। बाकी जितने पॉइंट को आपने लिखा है मैं पहले भी मैं पढ़ लिया हूँ, बाकी ओवरऑल सब सही है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण से क्या समझते हैं, तो इन्होंने जो है दूध, मूल्य, सब्जियों का प्रसंस्करण, पैकेट बंद भोजन करना, यही है कि जब हम प्राथमिक कृषि उत्पाद का प्रसंस्करण कर उसका मूल्यवर्धन किया जाता है तो उसी को फूड प्रोसेसिंग किया जाता है। ठीक है, फिर फूड प्रोसेसिंग का वर्तमान स्थिति क्या है हमारे कंट्री में, इस तरीके से। फिर चुनौती क्या है, फिर जो है चुनौती के बाद आपने क्या लिखा है यहाँ पर। आप थोड़ा सा पीडीएफ अच्छे से बनाइए। ठीक है, थोड़ा सा एक स्कैनर आता है, डॉक स्कैनर, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे आप पीडीएफ बनाइए। आपका पीडीएफ अच्छा बनेगा। जो स्टूडेंट की सबकी पीडीएफ जितनी अच्छी रहती है वैसा पीडीएफ आपका भी बनेगा। ठीक है, तो आपने इधर क्या लिख दिया, आपने इधर लिखा है कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जो है सरकार जो है कौन कौन सा इनिशिएटिव ली है, भारत सरकार क्या ली है, आपने उस सब सारी चीज़ों को मेंशन किया है। तो मेंशन करना था, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कम करना था। ऑपरेशन ग्रीन योजना पर आपने डिस्कस किया, फर्स्ट में जो है मेगा फूड पार्क पर डिस्कस किया है, तो ठीक है ना। चलिए, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, थोड़ा सा राइटिंग और अच्छा करना है। इधर आपका सही है, देखिए आपका ये ग्राफ कैसे गलत हो गया। ठीक है, और आपने फिर से कोशिश किया है बनाने का, ये ग्राफ आपका सही है। ठीक है, यहाँ पर व्यय की इकाई है, यहाँ पर उपयोगिता है, सही है। फिर उसके बाद जो है इसके बाद इधर सब कुछ सही है। ठीक है, ये किन की कॉपी है, आप लोग कॉपी के ऊपर नाम लिखा कीजिए। ठीक है,
अब से मैं बोल दे रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन का आंसर देने के समय आप अपना नाम ऊपर ज़रूर लिखें, ठीक है। इधर सब कुछ सही है, लेकिन आपने इसका मान्यता नहीं लिखा है शायद। इसकी मान्यता, मान्यता ओके, मान्यता आपका लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। ऐसे भी जो है ना, ये कुलदीप सिंह की कॉपी है, ओके, ये कुलदीप सिंह की कॉपी है। एक चीज़ है ये भी है कुलदीप कि ठीक है आपने सही लिखा है। और दूसरे का जब मैं कॉपी चेक करता हूँ और उसमें जो मैं कमियां बताता हूँ, तो दूसरे की भी कॉपी को आप लोग देखा कीजिए कि मैं किसके कॉपी में क्या रहने पर मैं क्या कमी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मिस्टेक हुआ कि आपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर जो नाम नहीं लिखा था उसके कारण से इसमें ये पता चल गया। और ये भी क्वेश्चन आपका जो है समसीमांत उपयोगिता नियम के लाभ, अच्छा, ये तो आपका आंसर गलत हो गया ना कुलदीप। आप जो है समसीमांत उपयोगिता नियम में इस तरीके से मार्क्स आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। आपने इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल डैमेज ही कर दिया इसके आंसर को। आपको क्या लिखने के लिए मैं जो दिया था मेरा, जब आप नोट्स देखिएगा तो उसमें एक टॉपिक में पढ़ाया था समसीमांत उपयोगिता नियम किसे कहते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को लिखना था, फिर इसका आलोचना करना था, और फिर उसके बाद इसका जो है महत्व बताना था। तो ये आप और सारे स्टूडेंट की कॉपी को जब देखिएगा तो सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर सही लिखे हैं। केवल एक स्टूडेंट थे गौतम, उनका आंसर इसमें गलत था, समसीमान नहीं, उन्होंने इंडिफरेंस कर्व का आंसर गलत लिखा था। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर सबने सही लिखा है, लेकिन आपने इस क्वेश्चन को कैसे गलत कर दिया है ना। ये कुलदीप आप थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर को आपने बिल्कुल अच्छा नहीं लिखा है। देखिए कितने शॉर्ट में आप करके निकल गए, इसमें आपका कोई भी ग्राफ आपने यूज नहीं किया, आलोचनात्मक व्याख्या करके आप निकल गए हैं। तो इस तरीके से नहीं होता है ना। आप मेरा नोट्स को पढ़िएगा, उस नोट्स का नाम है कि उस नोट्स का नाम है, मैं लिख देता हूँ, उस नोट्स का नाम है, आप देखिएगा, समसीमांत उपयोगिता नियम। समसीमांत उपयोगिता नियम का जो मैं नोट्स दिया हूँ उस नोट्स को पढ़िएगा, और उसमें सब कुछ कंप्लीट लिखा हुआ, आलोचना लिखा हुआ, महत्व लिखा हुआ। इसी को हम लोग जो है गॉसियन का द्वितीय नियम भी कहते हैं, गॉसियन का द्वितीय नियम भी कहते हैं। तो आप ये वाला मेरा नोट्स को पढ़िएगा और वही इसका आंसर होगा। तो ये ब्लंडर मिस्टेक नहीं करना है। फूड प्रोसेसिंग को आपने मिला जुला करके ठीक लिखा है कि कैसे होता है। फूड प्रोसेसिंग में आपने लिख दिया रोजगार का सृजन होगा, पोषण सुरक्षा, विदेशी मुद्रा का स्रोत, खाद्य मुद्रास्फीति पे अंकुश, ठीक है, और छोटे आकार की कंपनियां। फिर उसके बाद आपने लिख दिया है, ओके, तटस्थता वक्र, ठीक है। एक चीज़ करना है कुलदीप जी, आपको करना क्या है कि जो मैं दूसरे की मैं जब मैं कॉपी देख रहा हूँ और कॉपी देखने के दौरान मैं जो भी कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ उस सारे कॉपी को समझने की कोशिश करना है कि किसके कॉपी में हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं और कौन सा स्टूडेंट क्या कंटेंट लिखा और मेरे अंदर क्या कमी है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा। आपकी सेकंड आंसर है तटस्थता वक्र, और तटस्थता वक्र को आपने तो ठीक है, यहाँ तक सही है, और थोड़ा सा पीडीएफ आप अच्छा से बनाइए। फिर उसके बाद मान्यता को आपने लिख दिया है, और मान्यता सब सही है। उपभोक्ता संतुलन की शर्त, तो ठीक है, शर्त में पहला शर्त ये होता है, सेकंड शर्त ये होता है कि मूल बिंदु की तरफ उत्तल होता है, इसी को हम लोग उनतोदर भी कहते हैं, ठीक है, उनतोदर, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। और उदासीनता वक्र कीमत रेखा को बजट रेखा से स्पर्श करे। तो ये वाला तो दोनों चीज़ आपका सही है, और फिर आप उसको ग्राफिकली प्रेजेंट किए हैं, तो इधर भी सब सही है।
चलिए ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक आपकी कॉपी में क्या क्या कमी हो गया। अ, कमी क्या हो गया, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया था समसीमांत उपयोगिता नियम, उसको तो उसको तो बिल्कुल आपने डैमेज लिखा है, उसमें एक भी ग्राफ ड्रॉ नहीं किया है। ठीक है, तो उस चीज़ को सुधार लीजिएगा। और ये जो है उदासीनता वाला आपका आंसर सही है। फूड प्रोसेसिंग का कंटेंट सही है। और उसके बाद जो है आपका निजीकरण का तो शायद आपने आंसर नहीं लिखा है। निजीकरण का आंसर आपने नहीं लिखा है ना, शायद आपने निजीकरण के आंसर को नहीं लिखा है। आपने फूड प्रोसेसिंग को लिखा, लेकिन निजीकरण को नहीं लिखा है। चलिए ठीक है, लेकिन चारों क्वेश्चन का आंसर दिया कीजिए कुलदीप जी। ठीक है। और ठीक है, तो मैं कमी बता दिया कि आपकी कॉपी में क्या कमी है, और दूसरे की भी कॉपी को देख करके अपनी कॉपी में कमियां को देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और ये जिसकी भी कॉपी है इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लिखना है। इस तरीके से मैं करके लिखता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें, आप लोगों को समझाने के लिए मैं इस तरीके से लिखता हूँ। आपको ये सब नहीं लिखना है, ये सब बिल्कुल नहीं लिखना है। ठीक है। उसके बाद जो है बाकी सब कुछ ठीक है, मैं पढ़ लिया था इस क्वेश्चन के आंसर को। अच्छा, ये आपने क्या किया है, ओ माय गॉड, इसमें तो आपने गलती किया। समसीमांत उपयोगिता नियम का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए व्यवहारिक जीवन में इसके महत्व का। तो ऐसे थोड़े ना होता है। इस तरीके से नहीं होगा। आप ग्राफ इसमें ड्रॉ कीजिए। ठीक है, मैं जो नोट्स दिया हूँ समसीमांत उपयोगिता नियम का, जो मैं नोट्स दिया हूँ, तो उस नोट्स में को पूरा उतारना है। लैंग्वेज को थोड़ा कम कर दीजिएगा, बाकी उसका आंसर वही होगा। इसमें क्या करना था आपको, इस क्वेश्चन में पहले आपको बताना था कि समसीमांत उपयोगिता नियम किसे कहते हैं। इसको आप मेरे नोट से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है इसकी मान्यताएं लिख देना था। तीसरा नंबर में आप एक चार्ट बना करके, जैसा और सारे स्टूडेंट किए हैं, चार्ट बना करके उसके बाद एक जो है समसीमांत उपयोगिता नियम का एक ग्राफ बना देना था। उसके बाद क्या करना था, आपको आलोचना कर देना था। उसके बाद आपको महत्व लिखना था। ठीक है, तो इस तरीके से होगा ना, फिर बाद में कंक्लूजन लिखते हैं आप। तो ये तो क्वेश्चन को आपने बिल्कुल डैमेज कर दिया। ऐसे आपकी राइटिंग अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा समझा कीजिए क्वेश्चन को। ठीक है। और तटस्थता वक्र वाला, चलिए ठीक है, ये सबको तो मैं देख लिया हूँ। चलिए ठीक है। अच्छा, दो शर्त होता है, पहला शर्त को आपने ड्रॉ किया। ठीक है, और दूसरा शर्त को आपने कहाँ ड्रॉ किया है, यहाँ पर ड्रॉ किया है। यही संतुलन बिंदु पर होने का कंडीशन है दोनों। इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा। ओ, अच्छा, ये चीज़ मुझे बताइए कि फिर आपने जो है ये इस चीज़ को कैसे लिख दिया। इस चीज़ को तो मैं समझाने के पर्पज़ से आपको नोट्स में दिया था ना। इस चीज़ को बिल्कुल नहीं लिखना है। आपका आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, आपकी आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन जो भी मैं देता हूँ और आपकी कॉपी में मैं कमियां मैं जितना बताया हूँ, ठीक है, आप उस पर गौर कीजिएगा। ठीक है, आपने सेकंड वाले क्वेश्चन को सही लिखा है, लेकिन ये वाला लिखे जब आप, तब मुझे पता चला कि आप समझ करके आंसर को नहीं लिखते हैं। आपको जो मटेरियल मिलता है आप उसको बिल्कुल उतार देते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला। ओवरऑल कंक्लूजन आपके फर्स्ट आंसर में भी मैं दे दिया हूँ कि फर्स्ट आंसर में तो आपने कोई ग्राफ नहीं ड्रॉ किया है। ठीक है, ग्राफ यहाँ पर ये वाला चीज़ को नहीं लिखना है, इसमें ग्राफ डालना है। और इसका मैं प्रोसेस बता दिया हूँ। पहले समसीमांत उपयोगिता नियम का परिभाषा देना है, उसके बाद ग्राफ बताना है, उसके बाद महत्व लिखना है, उसके बाद आलोचना कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको, आपकी कॉपी में थोड़ी कमियां हैं। ठीक है, और ये वाला आंसर आपका सही है, लेकिन मुझे पता चल गया कि आप समझ करके नहीं लिखते हैं। अगर समझ करके आप लिखे होते तो आप जो है इस चीज़ को नहीं लिखते, क्योंकि मैं ये समझाने के लिए मैं लिखा था।
चलिए ठीक है, ये इस लगता है कि सुप्रिया की कॉपी है। चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, सुप्रिया जो है अच्छी मेहनत कर रही हैं। ठीक है, और भी क्या करना है कि मैं दूसरे की कॉपी में जो भी मैं कमी बता रहा हूँ उस कमी से अपनी भी कमी को सुधारना है। ये जिनकी भी कॉपी है अपना, इसमें भी नाम कभी नहीं लिखा होता है। इसको मैं देखता हूँ कि ये वाला जो भी राइटिंग मेरे पास आती है इसमें नाम नहीं लिखा होता है। ठीक है, बाकी जो है, चलिए ठीक है, आप राइटिंग को सुधारिए। ठीक है, राइटिंग को सुधारिए। उपभोक्ता संतुलन का शर्त को आपने पहला शर्त को लिखा, उसके बाद जो है सेकंड शर्त कहाँ गया आपका? सेकंड शर्त आपका यहाँ पर है। ठीक है, और इसका फिगर कहाँ पर है? यहाँ पर है। लेकिन कमियाँ कहाँ हो गई? कमी तो कुछ है। थोड़ा सा आप पीडीएफ को अच्छा से बनाइए। चलिए, ये क्वेश्चन सही है। समसीमांत उदासीनता वक्र की सहायता से जब करना था तो यहाँ पर एक चीज़ आप और भी ध्यान दीजिएगा कि, चलिए ठीक है, आप लिखे सही हैं। देखिए आपके आंसर में क्या है कि आपने जो है तटस्थता वक्र को समझा दिया। ठीक है, उसके बाद ये उपभोक्ता संतुलन में दो दो कंडीशन को लिखा कि पहला जो है कीमत रेखा या बजट लाइन जो है उदासीनता वक्र को स्पर्श करना चाहिए, और उदासीनता वक्र जो है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए। ये दोनों चीज़ को आप लिखे हैं, लेकिन आप में कमी है कि आपकी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है। थोड़ा सा राइटिंग को साफ कीजिए और पीडीएफ को सही बनाइए। ओवरऑल सब कुछ सही है। उसके बाद आपने ये सेकंड क्वेश्चन को लिखा है, मैं देख रहा हूँ आपने क्या लिख दिया, आलोचना। आलोचना नहीं 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 नहीं, सीधे जो है, देखिए ये सब अंडरस्टूड होता है। देखिए जैसे समसीमांत उपयोगिता नियम का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए तो आप सीधे आलोचना पे नहीं उतरेंगे। हर एक क्वेश्चन का सॉल्व करने का एक अलग अप्रोच होता है। पहले आप इसमें क्या करते हैं, समसीमांत उपयोगिता नियम को पहले समझाना था कि समसीमांत उपयोगिता नियम का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। उसके बाद थोड़ी सी आप मान्यताएं लिखते हैं। उसके बाद आप एक चार्ट बनाते हैं और उसके बाद एक ग्राफ बनाते हैं। चार्ट और ग्राफ दोनों बन जाता। उसके बाद जो है आप इसकी महत्व को लिख देते हैं। उसके बाद आप इसकी आलोचना कर देते हैं। तब इतने सारे चीज़ों में तोड़ना था और आपने क्या कर दिया कि सम सीमांत उपयोगिता नियम को लिखा और उसके बाद सीधे आप आलोचना पे उतर गए। ऐसे नहीं लिखना है बिल्कुल, इसमें आपको 5-7 नंबर दे देगा। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है कि मेरे नोट्स में जाना है, जो मैं नोट्स आप लोगों को दिया हूँ समसीमांत उपयोगिता नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम का, या जिसे हम गॉसियन का द्वितीय नियम कहते हैं, उस नोट्स को देखिएगा और उस नोट्स को ही हूबहू लिखना था, केवल लैंग्वेज को कम कर देना था। ठीक है, बाकी सब सही है। निजीकरण को भी आपने लिखा है। चलिए, निजीकरण में आपने क्या क्या लिख दिया, निजीकरण की आलोचना लिखा, निजीकरण के लाभ को लिखा, निजीकरण। ये क्वेश्चन आपका बहुत हद तक ठीक है ना, इसमें नंबर नहीं कटेगा। लेकिन जो मैंने सेकंड क्वेश्चन जो आपका जो चेक किया उसमें तो आपका नंबर कटेगा। और एक चीज़ और है कि आप अपना नाम ज़रूर लिखा कीजिए, नाम ज़रूर लिखा कीजिए। ठीक है, आलोचना वगैरह तो सही है, फिर निष्कर्ष सही है। और फूड प्रोसेसिंग वाला में भी फूड प्रोसेसिंग के महत्व को निम्नलिखित तरीके से आपने समझाया है। फिर वर्तमान स्थिति क्या है, चलिए ठीक है ना। फिर उसने आलोचना कर दिया है, आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो ये क्या है आपकी, थोड़ा सा जो है दूसरे के कॉपी में जो मैं कमेंट किया हूँ, दूसरे के भी कॉपी से आप समझ लीजिएगा कि मैं फूड प्रोसेसिंग को कैसे लिखने के लिए बताया हूँ। फूड प्रोसेसिंग के पहले मीनिंग को बताना था, मीनिंग को बताने के बाद जो है फूड प्रोसेसिंग का उद्देश्य को बता देना था, उद्देश्य
या गुण आप लिख सकते हैं। फिर आप इसके समक्ष चुनौतियां क्या है उसको लिख देते हैं। फिर उसके बाद जो है फूड प्रोसेसिंग की क्या वर्तमान स्थिति है हमारे देश में उस चीज़ को लिख देते। फिर उसके बाद आप निष्कर्ष लिख देते तो आपका आंसर सही हो जाता। तो आप इस तरीके से लिखिएगा। और मैं जो दूसरे की कॉपी में जो मैं कमेंट किया हूँ इस क्वेश्चन पर, उस कमेंट को भी आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंसान में जो है इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होता है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर मैं टेस्ट नहीं लेता तब आप लोगों की स्थिति क्या होती। ये लगता है कि मुझे सुप्रिया की एक कॉपी है, चौथी कॉपी इनकी यहाँ पे आ गई है। तो ये सही है, मैं सब कॉपी को पढ़ लेता हूँ। ठीक है, और आपने जो है एक ग्राफ को भी आपने ड्रॉ किया है। देखिए इन्होंने कितने अच्छे तरीके से किया है कि उपभोक्ता के संतुलन की दो शर्त है। पहला क्या है, उदासीनता वक्र की को कीमत रेखा से स्पर्श करना चाहिए। और दूसरा जो होता है कि संतुलन स्थिति में उदासीनता वक्र मूल बिंदु के उनतोदर होना चाहिए। ठीक है, और दोनों चीज़ को आपने एक्सप्लेन किया है। तो सही है, ये बिल्कुल सही है ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ सही है। और एक ग्राफ और ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी ग्राफ सही है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है निपेंद्र की कॉपी है, इनका कॉपी भी सही है, बहुत हद तक सब सही है। अच्छा, आपने इस ग्राफ को ड्रॉ किया है तो ये भी ग्राफ सही है, लेकिन इसमें एक और ग्राफ आता, उस मेन ग्राफ को आपने छोड़ दिया है। ठीक है, जिसमें मैं समसीमांत उपयोगिता नियम को पढ़ा रहा था तो उस समय एक और मैं ग्राफ बताया था आप लोगों को। उस ग्राफ को अगर आप ड्रॉ करते तो और अच्छा स्थिति रहता। ठीक है, तो उस ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिएगा। बाकी ये भी ग्राफ सही है ना, समसीमांत उपयोगिता नियम में ये भी ग्राफ चलता है। और जो मैं नोट्स दे दिया हूँ समसीमांत उपयोगिता नियम का, उस नोट्स को पढ़िएगा, वहाँ पर जो ग्राफ है ना उस ग्राफ को लिख दीजिएगा। इसमें क्या करना था आपको कि पहले समसीमांत उपयोगिता नियम को एक्सप्लेन कर देना था, उसके बाद इसकी मान्यता लिख देना था, थर्ड में आपको ग्राफ बना देना था और चार्ट चार्ट के आधार पे ग्राफ बना देना था, और चौथे नंबर पे क्या कर देना था, इसके महत्व को बता देते। पांचवें नंबर पे क्या कर देते, आप आलोचना कर देते, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता। ठीक है, चलिए ठीक है, कोशिश आप लोग कर रहे हैं। ये आपका उपयोग है, समसीमांत उपयोगिता का व्यवहारिक उपयोग क्या है। तो भारत जैसे विशाल देश में उपभोग के क्षेत्र में, ठीक है, उपभोग के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में, और वितरण के क्षेत्र में, और विनिमय के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका जो है यूज सब जगह किया जाता है, उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण में। अगर इसको भी एक एक दो दो लाइन लिख देते तो अच्छा था। तटस्थता वक्र को आपने समझाया है। तटस्थता वक्र को जब आप समझा रहे हैं तो सीधे मान्यता पे नहीं आना है। ठीक है, अच्छा चलिए, इस तरीके से भी आप लिखे हैं तो गड़बड़ नहीं है। चलिए, आपने क्या लिख किया है इसमें कि आप तटस्थता वक्र को लिख दिए हैं, फिर आप मान्यता को लिखे हैं। मान्यता को लिखने के बाद जो है आपने तालिका को बनाया है, उसके बाद ग्राफ को बनाया है। लेकिन ग्राफ को थोड़ा सा और सटीक बनाना है, इस तरीके से ग्राफ को टानना है। थोड़ा सा यहाँ पे हाथ नहीं हिलना चाहिए, आपका हैंड हिल रहा है। ठीक है, और उपभोक्ता का संतुलन। ठीक है, तो ये पहला शर्त है संतुलन का। अच्छा, तो इसमें तो आपने आधा ही बनाया है ना, आपने तो आधा बनाया है, ये आपका गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन गलत है। इसमें इसमें क्या करना था कि फर्स्ट में इंडिफरेंस कर्व को समझा देना था, उसके बाद अर्थ को समझा देना था, उसके बाद मान्यता को लिखना था, उसके बाद जो है संतुलन निकालना था। तो तटस्थता वक्र के माध्यम से उपभोक्ता का जो संतुलन निकाला जाता है वो दो तरीके से निकाला जाता है। आप नोट्स में चेक कीजिएगा, समसीमांत उपयोगिता उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन कैसे निकाला जाता है। ये जो मैं पीडीएफ दिया हूँ, नोट्स दिया हूँ, उसमें मैं दो चीज़ को बताया था कि एक तो कीमत रेखा या बजट रेखा
उदासीनता वक्र को स्पर्श करना चाहिए। और दूसरा मैं कंडीशन बताया था कि उदासीनता वक्र जो है मूल बिंदु के उनतोदर होना चाहिए, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए। तो आपने जो है मात्र एक चीज़ को शायद आपने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, ये तो ठीक है, यहाँ पर आपने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, लेकिन इसका सेकंड ग्राफ आपने ड्रॉ नहीं किया। इसमें एक ग्राफ और ड्रॉ होगा, ठीक है, आप मेरे नोट्स को देखिएगा। इसमें एक ग्राफ को और वन ग्राफ पुट, एक ग्राफ को और पुट करना है, तब जा कर के मार्क्स पूरा मिलेगा, अदरवाइज नंबर कटेगा। निजीकरण, निजीकरण के लाभ इधर तो सही है। चलिए, इतना संघर्ष नहीं करना है, ठीक है, इतना संघर्ष नहीं करना है, इतना डेटा भी आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। मैं जितना भी नोट्स देता हूँ ना, ये किसकी कॉपी है, ये पेज सबसे लास्ट का है, ये तो निपेंद्र की ही कॉपी है। तो देखिए, निपेंद्र की कॉपी में सबसे ओवरऑल मैं कहूँगा कि ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत और करना ज़रूरी है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो जो भी मैं क्वेश्चन आपको लिखने के लिए देता हूँ वो सीधे मेरे मेरे नोट्स में जाइए और उस नोट्स को बार बार पढ़िए और कोशिश कीजिए कि जो मैं 10 पेज में नोट्स दिया हूँ उसको मैं 6 पेज में कैसे लिखूँ, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि अब 10 पेज को 6 पेज में लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप एक ग्राफ को ही कम कर दें। जैसे उसमें 2 ग्राफ की ज़रूरत थी उपभोक्ता संतुलन वाला में, आपने एक ही ग्राफ को ड्रॉ किया है। दूसरी बात मैं आपसे कहूँगा निपेंद्र जी को कि आपको यही करना है कि मैं दूसरे की कॉपी को चेक करने के दौरान मैं कमेंट किया हूँ उस कमेंट को भी आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए और दूसरे स्टूडेंट कैसे लिख रहे हैं कम से कम आप तो देख करके समझ सकते हैं ना कि मेरे अंदर ये कंटेंट की कमी है। क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं तो सबका नोट्स लगभग एक ही टाइप का है, तो आप देख करके अंदाज़ लगा सकते हैं कि इन्होंने ये चीज़ लिखा है और मैं नहीं लिखा हूँ। तो आप उस चीज़ को पुट कर लिया कीजिए और ओवरऑल आप एक दिन भी टेस्ट देना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे आप में सुधार होगा। लेकिन नर्वस नहीं होना है, फिर भी आपने बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है, पहले से ज़्यादा सुधार हो रहा है, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।